नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 28 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी न्यूज है उसका टाइटल है एससी सेट्स अप कमिटी टू एग्जामिन पेगासस एलिगेशंस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पेगासस के आरोपों की जांच के लिए एससी ने समिति गठित की, यह कहते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर व्यक्तियों के पवित्र निजी स्थान में राज्य की ताक झांक करने की शक्ति पूर्ण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन की देखरेख में एक विशेषज्ञ तकनीक समिति नियुक्त की। केंद्र ने नागरिकों की जासूसी करने के लिए इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उसने आरोपों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला किया, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई पूर्वग्रह के खिलाफ स्थापित न्यायिक सिद्धांत का उल्लंघन करेगी। अर्थात न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। न्यायमूर्ति रविंद्रन को पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और सुदीप ओबराय, अध्यक्ष उप समिति, अंतर्राष्ट्रीय मानकरण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग, संयुक्त तकनीकी समिति द्वारा सहायता प्रदान किया। यानी कि पूर्व न्यायमूर्ति रविंद्रन को पूर्व आईपीएस अधिकारी और आलोक जोशी और सुदीप ओबराय जो अध्यक्ष हैं उप समिति, अंतर्राष्ट्रीय मानकरण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग, संयुक्त तकनीकी समिति, इनके द्वारा उन्हें सहायता प्राप्त होगी। समिति के 3 सदस्य नवीन कुमार चौधरी प्रोफेसर जो कि साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक में हैं और डीन हैं राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विद्यालय गांधीनगर गुजरात के अतिरिक्त प्रभाकरण पी जो कि प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग स्कूल में अमृता विश्व विद्यापीठम अमृतापुरी केरल में, साथ ही साथ अश्विन अनिल गुमसे जो एक संस्थान जो कि है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के। तो इन 3 लोगों को इस समिति में नियुक्त किया गया है। इस समिति के 3 और सदस्य जिनके नाम मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कुमार चौधरी हैं, इसके अलावा प्रभाकरण पी हैं और इसके अलावा अश्विन अनिल गुमस्ते हैं। अदालत ने कहा कि सदस्यों को शॉर्टलिस्ट करना बेहद मुश्किल था। कई ने विनम्रता से मना कर दिया जबकि अन्य ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। पूर्ण पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन किया। अदालत ने कहा कि वह जानबूझकर राजनीतिक झगड़ों से बचता है, लेकिन जब आरोपों में संपूर्ण नागरिकों की गोपनीयता और स्वतंत्र भाषण के लिए गंभीर खतरा शामिल होता है और सरकार यहाँ तक एक विदेशी शक्ति शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है तो वह पीछे नहीं हटता। अदालत ने कहा कि उसके सामने दायर याचिकाएं जिनमें अनुभवी पत्रकार एन राम और शशि कुमार, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और कथित जासूसी के शिकार शामिल हैं, ने पेगासस जैसी व्यापक तकनीक के बारे में ऑरवेलियन चिंताओं को उठाया था। अदालत ने कहा कि भारत पेगासस के आरोपों के सामने चुप नहीं रह सकता, जबकि अन्य देशों ने उन्हें गंभीरता से लिया था। इसी के साथ न्यूज समाप्त हो जाते हैं। अगला टाइटल है डोंट यूज न्यू लॉ टू जस्टिफाई एलएसी मूव्स इंडिया टेल चाइना। चलिए इसे पढ़ते हैं। एलएसी की चाल को सही ठहराने के लिए नए कानून का इस्तेमाल ना करें, भारत ने चीन से कहा। चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर स्थिति को बदलने वाले किसी भी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए अपने नए भूमि सीमा कानून का उपयोग नहीं करना चाहिए। भारत ने कड़े शब्दों में कानून पर चिंता व्यक्त की। सरकार ने कानून को एक तरफा कदम कहा और कहा कि इसका दोनों पक्षों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं पर कोई असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि भारत और चीन ने अब तक अपने सीमा मुद्दों को हल नहीं किया है। इसने भारत द्वारा चीन पाकिस्तान 1963 समझौते को अस्वीकार करने की भी पुष्टि की, जिसमें पाकिस्तान ने अक्साई चीन की शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया था। भारत पूरे जम्मू और कश्मीर पर दावा करता है, जिसमें अक्साई चीन भी शामिल है, और यह बनाए रखा है कि समझौता अवैध और अमान्य है। इसके अलावा नई दिल्ली का नवीनतम बयान कुछ आशंकाओं को इंगित करता है कि बीजिंग अपने नए कानून का उपयोग कर सकता है जो राज्यों को अपनी भूमि सीमाओं पर किसी भी प्रयास का मुकाबला करने और सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को औपचारिक रूप से देने के लिए बहाने के रूप में अधिकृत करता है। अप्रैल 2020 से एलएसी में घुसपैठ और भारतीय क्षेत्र के साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। चीन का कानून लाने का एक तरफा
तरफा फैसला जिसका सीमा प्रबंधन के साथ साथ सीमा प्रश्न पर हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ सकता है, हमारे लिए चिंता का विषय है। इस तरह के एक तरफा कदम का उन व्यवस्थाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो दोनों पक्ष पहले ही पहुंच चुके हैं, चाहे वह सीमा प्रश्न हो या भारत सीमासीन क्षेत्रों में एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए, ऐसा विदेश मंत्रालय द्वारा एक बयान में बुधवार को कहा गया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि हम यह भी उम्मीद करते हैं कि चीन कानून के बहाने कार्रवाई करने से बच जाएगा जो भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति को एक तरफा रूप से बदल सकता है। विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि भारत और भूटान चीन के एकमात्र भूमि पड़ोसी हैं जिनकी कोई सुलझी हुई सीमा नहीं है, जिससे वे कानून के लिए अधिक लक्ष्य बन गए हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आज का टाइटल है सेंटर वांट्स टू कीप बर्थ डेथ डेटाबेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जन्म मृत्यु का डेटाबेस रखना चाहता है केंद्र। केंद्र ने 1969 के कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है जो इसे राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को बनाए रखने में सक्षम करेगा। डेटाबेस का उपयोग जनसंख्या रजिस्टर और चुनावी रजिस्टर और आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस को अद्यतन करने के लिए किया जा सकता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आरबीडी 1969 में प्रस्तावित संशोधन कहता है। वर्तमान में पंजीकरण जन्म और मृत्यु राज्यों द्वारा नियुक्त स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। यह प्रस्तावित है कि मुख्य रजिस्ट्रार राज्यों द्वारा नियुक्त राज्य स्तर पर एक एकीकृत डेटाबेस बनाए रखेंगे। इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल यानी आरजीआई द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर डेटा के साथ एकीकृत करेंगे। संशोधनों का अर्थ होगा केंद्र डेटा का समानांतर भंडार होगा। राज्य वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट आरजीआई को भेजते हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है अयोध्या एडेड टू दिल्ली गवर्नमेंट्स पिलग्रिमेज स्कीम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अयोध्या को दिल्ली सरकार की तीर्थ योजना में जोड़ा गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को यहां घोषणा की कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या को तीर्थों की सूची में जोड़ने का फैसला किया है। यह योजना जो राजधानी में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करती है को कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया गया था। यह 1 महीने के भीतर शुरू हो जाएगा, उन्होंने कहा। यह घोषणा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले की गई है जो अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है। दिल्ली सरकार श्री केजरीवाल और उनके कैबिनेट सहयोगियों के नेतृत्व में दीपावली समारोह का सीधा प्रसारण करने की भी तैयारी कर रही है। कार्यक्रम के लिए विज्ञापन जिसमें श्री केजरीवाल नागरिकों को अपने घरों से दूर से अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। रेडियो और टीवी समाचार चैनलों सहित विभिन्न मीडिया पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर हार्दिक बधाई। हम एक साथ भगवान राम का स्वागत करेंगे, लेकिन हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, हम प्रदूषण नहीं करेंगे। श्री केजरीवाल दिल्ली की दिवाली विज्ञापन में कहते हैं कि हम सभी 2 करोड़ दिल्ली वासी शाम 7 बजे एक साथ दिवाली पूजा करेंगे। अपने घरों में पूजा में शामिल हों। हमारी दिल्ली हमेशा भगवान राम की कृपा का आनंद ले। जय श्री राम। कैबिनेट की बैठक के बाद श्री केजरीवाल ने एक डिजिटल ब्रीफिंग में कहा कि उन्होंने रामायण के एक पौराणिक व्यक्ति श्रवण कुमार के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लिया था जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे दिल्ली के लोगों को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है हमने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या को एक गंतव्य के रूप में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा का पूरा खर्च वहन करती है जिसमें वातानुकूलित ट्रेनों से यात्रा, एसी होटल में ठहरने, भोजन, स्थानीय यात्रा और बहुत कुछ शामिल है। बुजुर्गों को उनकी यात्रा में मदद करने के लिए किसी युवा को परिचारक के रूप में लेने का भी प्रावधान है। अटेंडेंट का खर्च भी दिल्ली सरकार वहन करती है। वर्तमान में 12 यात्रा मार्ग हैं। 4 दिवसीय दिल्ली अयोध्या दिल्ली यात्रा सूची में 13वां मार्ग होता है। उन्होंने कहा कि अब तक 35,000 लोगों ने योजना के तहत तीर्थ यात्रा की है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे कल यानी कि मंगलवार अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया रिस्पेक्ट यूएनसी
UNCLOS राइट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत UNCLOS अधिकारों का सम्मान करता है। भारत समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS में निर्धारित सभी देशों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत अपने वैध समुद्री अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ है। उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में अपने देश के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जबकि UNCLOS 1982 के तहत अनिवार्य रूप से नियम आधारित समुद्री प्रणालियों के रखरखाव का समर्थन करते हैं। नौसेना और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जा रही इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। आतंकवाद, समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर खतरों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस क्षेत्र में इन चुनौतियों की प्रकृति में काफी अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ हैं, जिनके लिए सहकारी प्रक्रिया की आवश्यकता है। इसलिए समुद्री मुद्दों पर हितों के अभिसरण और उद्देश्य की समानता खोजने की आवश्यकता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की उभरती प्रकृति के बारे में जागरूकता होने की आवश्यकता है। प्रभाव, उत्तोलन और भू रणनीतिक स्थान के लिए एक दिन प्रतिदिन की प्रतिस्पर्धा है, जो कि इंडो पैसिफिक में तेजी से देखी जा रही है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है पीडीएस शॉप्स में सेल एलपीजी सिलेंडर। चलिए इसे पढ़ते हैं। पीडीएस की दुकानें एलपीजी सिलेंडर बेच सकती हैं। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बुधवार को कहा कि आपकी नजदीकी राशन की दुकान जल्द ही 5 किलो के रसोई गैस सिलेंडर बेच सकेगी, क्योंकि केंद्र राज्य सरकारों और तेल कंपनियों के साथ योजना को लागू करने के लिए समन्वय कर रहा है। यह इन दुकानों की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक पहल का हिस्सा है। देश भर में 5.32 लाख राशन या उचित मूल्य की दुकानें मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 80 करोड़ लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न वितरित करती है। केंद्र एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री शुरू करके इस नेटवर्क का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। एक आभासी अंतर मंत्रालयी और अंतर राज्यीय बैठक में श्री पांडे ने राशन की दुकानों के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अलावा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वित्तीय सेवा विभाग के एक प्रतिनिधि ने दुकानों के माध्यम से मुद्रा ऋण जैसी वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने के प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है डुअल डिग्री फॉर टीचर एजुकेशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। शिक्षक के लिए दोहरी डिग्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP को अधिसूचित किया, जो दोहरी प्रमुख स्नातक डिग्री प्रदान करता है, जो 2030 तक स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य आवश्यकता बन जाएगी। 2022-23 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एकीकृत कार्यक्रम शुरू में 50 चयनित बहुविषयक संस्थानों में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रवेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NET के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम छात्र शिक्षकों को शिक्षा में और इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र या वाणिज्य जैसे विशेष विषय में डिग्री प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। छात्र बीएड के साथ कार्यक्रम से बाहर निकलेंगे और एक BA या BSc या BCom के साथ, यानी ये डुअल डिग्री कोर्स है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों एक साथ कराया जाएगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है अग्नि 5 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अग्नि 5 का सफल परीक्षण। भारत ने बुधवार को अपनी सबसे लंबी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण
परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल प्रक्षेपण 27 अक्टूबर 2021 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लगभग 19:50 पर किया गया। 3 चरणों वाली ठोस ईंधन इंजन वाली मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली लगभग 5000 किलोमीटर के दायरे वाली सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण 27 अक्टूबर 2021 को शाम 7:50 पर ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नॉक एवरी डोर कैंपेन टू बूस्ट सेकंड डोज वैक्सीनेशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। दूसरी खुराक के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक अभियान। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कहा कि देश में 10.34 करोड़ से अधिक लोग ऐसे थे जो कोविड-19 की दूसरी खुराक लेने से चूक गए थे, जो उन्हें लेने वाली थी। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन की पर्याप्त खुराक उपलब्ध है और राज्यों के पास 12 करोड़ से अधिक अप्रयुक्त खुराक उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार हर घर दस्तक यानी कि हर दरवाजे पर दस्तक अभियान जल्द ही कम टीकाकरण दर वाले जिलों में शुरू होने वाला है, ताकि लोगों को अपनी जेब भरने के लिए उत्साहित और प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी जिला पूर्ण टीकाकरण के बिना नहीं होना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि लक्ष्य नवंबर के अंत तक पूरी वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक के साथ कवर करना है। डॉक्टर मंडाविया ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की और कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज और टीकाकरण अभियान को बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। डॉक्टर मंडाविया ने राज्यों से आग्रह किया कि वे सभी हितधारकों के साथ क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर की योजनाएं बनाएं, ताकि टीकाकरण अतिदेय लोगों की संख्या को कम किया जा सके। उन्होंने हितधारकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नवीन रणनीतियों का भी आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बैठक में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना पर भी चर्चा हुई है। डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 अक्टूबर को शुरू की गई महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य अवसंरचना पहले का मसौदा राज्यों के परामर्श से तैयार किया गया था और उनके समन्वय में इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एक साथ काम करेंगे। केंद्र अगले 5 वर्षों में ऐसा करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। के साथ ये समाप्त जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है AY 4.2 इनफ्रीक्वेंट इन इंडिया इन कॉग। चलिए इसे पढ़ते हैं। AY 4.2 भारत में अनियमित इन कॉग। भारत SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम की साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण का नवीनतम उत्परिवर्तन AY 4.2, जिसे यूनाइटेड किंगडम में मामलों में वृद्धि से जोड़ा गया है, भारत में बहुत कम है। वह निकाय जो बुधवार को नए वेरिएंट के उद्भव पर नजर रखता है, वह निकाय है SACOG INSACOG। 22 अक्टूबर को पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड PHE के अनुसार यूके में मामलों के धीरे धीरे बढ़ते अनुपात के लिए AY 4.2 जिम्मेदार था। यह कई अन्य देशों में भी मौजूद है और बड़ी संख्या में यूके जाने वाले यात्रियों में देखा जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि AY 4.2 की उत्पत्ति कहां और कब हुई। कोरोना वायरस के इस वंश में डेल्टा के उत्परिवर्तन है, प्रमुख वैश्विक संस्करण, और AY.4 एक उपवंश भी है। विशेषता उत्परिवर्तन SA222V स्पाइक प्रोटीन पर थे और Y145H जो म्यूटेशन थे एन टर्मिनल डोमेन में हैं। यह कोरोना वायरस के क्षेत्र में है जो मानव कोशिकाओं से बंधते नहीं हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है ये उत्परिवर्तन AY 4.2 को क्या विशेष लाभ प्रदान करते हैं जो इसके प्रसार में सहायता करते हैं। हालांकि इसकी गंभीरता के मामले में यह अभी भी डेल्टा के समान ही शक्तिशाली है। PHE ने कहा कि उसने गंभीरता में वृद्धि को स्थापित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है, यदि बिल्कुल भी, जो कि AY 4.2 प्रदान करता है। 30 अक्टूबर 2021 तक इंग्लैंड में AY 4.2 से जुड़े
15,120 मामले थे। VUI 21 अक्टूबर 01 यानी कि 21 अक्टूबर 2021 को वर्गीकृत जांच के तहत इंग्लैंड में क्रमशः 19 सितंबर, 21 सितंबर और 3 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले हफ्तों में डेल्टा मामलों के 3.8%, 5.2% और 5.9% के लिए जिम्मेदार हैं। इनसेकोग ने बुधवार को सार्वजनिक किए गए अपने नवीनतम बुलेटिन में कहा, जीनोमिक निगरानी में AY 4.2 में हालिया वृद्धि सावधानी के साथ व्याख्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि Y145H उत्परिवर्तन का पता लगाने के साथ तकनीकी मुद्दे थे। भारत के अधिकांश अनुक्रम जिन्हें पैंगो द्वारा AY 4.2 के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है, कोरोना वायरस वंशावली के लिए वैश्विक वर्गीकरण प्रणालियों में से एक। स्पाइक में केवल Y145H या A22T है और दोनों उत्परिवर्तन एक साथ दिखाई नहीं है। डेल्टा B 0.1.617.2 और इससे संबंधित उपवंश AY जो 35 तक गिने जाते हैं, भारत में चिंता का मुख्य रूप से VOC बना हुआ है। इनसेकॉग के अनुसार भारत में कोई नया OI वेरिएंट ऑफ या VOC नोट नहीं किया गया है। पहले AY.4 के रूप में लेबल किए गए कई मामलों को अब AY.33 पर पुनर्वर्गीकृत किया गया था। यह ध्यान दिया गया है, भारत में डेल्टा की अधिक विविधता के कारण पैंगो वर्गीकरण कभी कभी गलत हो सकता है, खासकर नए उपवंशों के लिए। इनसेकोग इस प्रकार AY.33 के आंकड़ों की और जांच कर रहा है, उनकी रिपोर्ट कहा गया है। भारत में अब तक लगभग 1,07,000 कोरोना वायरस नमूनों का अनुक्रम किया गया है, जिनमें से 88,000 को उनकी वंशावली स्थापित करने के लिए विश्लेषण किया गया है। के साथ ये न्यूज समाप्त जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। तो अगले न्यूज का टाइटल है, स्वीडन सेट टू लॉन्च टाइम फॉर इंडिया ड्राइव। चलिए इसे पढ़ें। स्वीडन टाइम फॉर इंडिया अभियान शुरू करने के लिए तैयार। स्वीडन को भारत के लोगों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। भारत में इसके राजदूत क्लास मोलिन ने बुधवार को एक विशेष बातचीत में द हिंदू को बताया। दूत ने कहा कि स्वीडन जल्द ही द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापार संवर्धन कार्यक्रम टाइम फॉर इंडिया शुरू करेगा और संकेत दिया कि स्वीडिश सरकार जल्द ही भारत के लिए अधिक उदार पोस्ट कोविड वीजा नीति ले सकती है। प्रवेश के लिए टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही कोई संगरोध व्यवस्था है, लेकिन यात्रियों को आगमन पर एक कोविड-19 परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। श्री मोलिन ने अपने देश की सामान्य वीजा और प्रवेश नीति को दोहराते हुए कहा। दूत ने भारत में स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित बिजनेस क्लाइमेट सर्वे SCS में भाग लिया। श्री मोलिन ने कहा कि स्टॉकहोम भारत से आवश्यक यात्रा की अनुमति दे रहा है, जिसमें व्यापार मालिकों द्वारा कुछ प्रकार की यात्रा शामिल है। उन्होंने कहा कि स्वीडन में महामारी के दौरान प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसकी समीक्षा की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि भारत से आने वाले यात्रियों को जल्द ही छूट मिल जाएगी। उसी समय हमने आवश्यक यात्रा के लिए, छात्रों के लिए और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए महामारी के दौरान वीजा जारी किया है। दूत ने कहा कि पर्यटक वीजा के लिए कोई पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है, लेकिन स्वीडन ने अभी तक नीति को मजबूत नहीं किया है। भारत ने अभी तक पर्यटक वीजा नहीं खोला है, जिसके कारण स्वीडन से भारत में कम यात्री आए हैं। श्री मोलिन नवंबर के दूसरे सप्ताह में स्वीडन में एक स्वीडिश राजनयिक और आर्थिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और स्टॉकहोम में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर भारतीय व्यापार के लिए एक प्रचार अभियान शुरू करेंगे। टीम स्टॉकहोम, गोथेनबर्ग और माल्मो में बैठकें और सेमिनार आयोजित करेगी, जिसमें बड़ी संख्या में कंपनियों और स्वीडिश निवेशकों के भाग लेने की उम्मीद है। स्वीडन में राजदूत तन्मय लाल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री मोलिन ने कहा कि हम इन संगोष्ठियों का उपयोग इच्छुक कंपनियों और लोगों को भारत में व्यापार और निवेश में सूचित करने के लिए करेंगे। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, आर्मी इनैक्ट एयर लैंडिंग ऑफ 1947 इन J&K। चलिए इसे पढ़ते हैं। सेना ने जम्मू कश्मीर में 1947
1947 की हवाई लैंडिंग लागू की। सेना ने बुधवार को श्रीनगर के तकनीकी हवाई अड्डे पर 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर में अपने आगमन के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक हवाई प्रेरण अभ्यास किया। पैराट्रूपर्स ने अपने स्काई डाइविंग कौशल का प्रदर्शन किया। 1947 में पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण की घटनाओं और कश्मीर की रक्षा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य मकबूल शेरवानी और कश्मीरी महिला मिलिशिया की भूमिका को दर्शाने वाली एक वीडियो क्लिप और एक नाटक ने इस अवसर को चिन्हित किया। यह पाकिस्तान की सेना थी जो पश्तून आदिवासियों के वेश में थी, जिसने बारामूला पहुंचने पर तबाही मचाई और पूरे शहर को तबाह कर दिया, घरों, अस्पतालों और चर्चों को जला दिया। ऐसा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा। उन्होंने युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की और कश्मीर के रक्षकों के परिजनों को सम्मानित किया। एलजी सिन्हा ने कहा कि दुश्मन का सामना करने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा किया गया ऐतिहासिक हवाई लैंडिंग ऑपरेशन और बाद में पाकिस्तानी सेना को बेदखल करना स्वतंत्र भारत की पहली ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई थी। 75 साल पहले भारतीय सेना का पहला डकोटा विमान लेफ्टिनेंट कर्नल डीआर रॉय और सेना के जवानों के साथ श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है L&T चूजन फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्रीय सचिवालय के भाग के लिए L&T का चयन। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD ने बुधवार को नए कॉमन सेंट्रल सचिवालय के 3 भवनों के निर्माण के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को पुरस्कार पत्र सौंपते हुए 3141.99 करोड़ रुपए के अपने अब तक के सबसे बड़े अनुबंध से सम्मानित किया। CPWD ने वित्तीय बोलियां खोली। 3 बोलीदाताओं में से L&T, टाटा प्रोजेक्ट और NCC लिमिटेड। ये बोलियां 18 अक्टूबर को खोली गई थी। L&T केवल 3,254 करोड़ रुपए के अनुमान से नीचे बोली जमा करने वाली थी। इस परियोजना में 3 भवनों का निर्माण शामिल है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है चाइना हाइपरसोनिक टेस्ट क्लोज टू स्पुतनिक मोमेंट US जनरल। चलिए इसे पढ़ते हैं। चीन का हाइपरसोनिक परीक्षण स्पुतनिक क्षण के करीब US जनरल। पेंटागन के शीर्ष जनरल ने बुधवार को कहा कि चीन द्वारा हाल ही में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सोवियत संघ द्वारा 1957 में दुनिया के पहले उपग्रह स्पुतनिक के आश्चर्यजनक प्रक्षेपण के समान था, जिसने महाशक्तियों की अंतरिक्ष दौड़ को गति दी। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मार्क मिले ने पहली बार चीनी परमाणु सक्षम मिसाइल के परीक्षण की पुष्टि की, जिसका बचाव करना बहुत मुश्किल होगा। जनरल मिले ने ब्लूमबर्ग टीवी को बताया कि हमने जो देखा वह एक हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली के परीक्षण की एक महत्वपूर्ण घटना थी और यह बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह काफी स्पुतनिक क्षण है, लेकिन मुझे लगता है कि यह उसके बहुत करीब है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। पेंटागन ने पहले परीक्षण की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था, जिसे पहली बार 16 अक्टूबर को फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था। अखबार ने कहा कि अगस्त परीक्षण लॉन्च ने अमेरिका को आश्चर्यचकित कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार मिसाइल ने कम ऊंचाई पर और ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक की गति से पृथ्वी की परिक्रमा की। हालांकि यह 30 किलोमीटर से अधिक के अपने लक्ष्य से चूक गई। चीन ने रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा कि यह एक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान का नियमित परीक्षण था। हाइपरसोनिक प्रणालियां नई सीमाएं हैं क्योंकि वे कम उड़ान भरती हैं और इसलिए उनका पता लगाना कठिन होता है। वे अधिक तेजी से लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम हैं और पैंतरेबाजी भी कर सकते हैं। अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने सभी हाइपरसोनिक्स का परीक्षण किया है और कई अन्य तकनीक भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली इंफॉर्मेशन है कि अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक्स का परीक्षण कर लिया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है न्यू हांगकांग लॉ टू सेंसर ओल्ड मूवीज फॉर सिक्योरिटी ब्रीचेस। चलिए इसे पढ़ते हैं। सुरक्षा उल्लंघनों के लिए पुरानी फिल्मों को सेंसर करने के लिए नया हांगकांग ने बुधवार को एक सख्त फिल्म सेंसरशिप कानून पारित किया, जिसमें अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा
सुरक्षा खतरों के लिए पिछली फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने और शहर की कलात्मक स्वतंत्रता के लिए नवीनतम आघात में किसी भी उल्लंघन के लिए कठोर दंड लगाने का अधिकार दिया है। 2 साल पहले शहर में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद बीजिंग के आलोचकों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अधिकारियों ने व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। एक नए चीन द्वारा लगाए गए सुरक्षा कानून और पेट्रियट्स रूल हांगकांग नामक एक आधिकारिक अभियान ने तब से बहुत अधिक असंतोष का अपराधीकरण कर दिया है और लोकतंत्र आंदोलन का गला घोट दिया है। फिल्में और वित्त चित्र कई सांस्कृतिक क्षेत्रों में से एक बन गए हैं जिन्हें अधिकारियों ने शुद्ध करने की मांग की है। जून में शहर ने घोषणा की कि सेंसर सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री के लिए भविष्य की किसी भी फिल्म की जांच करेगा, लेकिन कानून बुधवार को शहर की विधायिका द्वारा पारित किया गया, एक निकाय जो अब किसी भी विरोध से रहित है, किसी भी शीर्षक की जांच की अनुमति देता है जिसे पहले हरी पत्ती दी गई थी। यह हांगकांग के मुख्य सचिव को पिछली और वर्तमान फिल्मों के स्क्रीनिंग लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के विपरीत समझा जाता था। बिना लाइसेंस वाली फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए अधिकतम दंड को 3 साल तक की जेल और $1 मिलियन यानी लगभग $1,30,000 जुर्माना तक बढ़ा दिया गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है A tenth of coal-fired plants still at risk for outages, says क्रिसिल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। क्रिसिल कहता है कि कोयले से चलने वाले 10वें संयंत्र आज भी आउटेज के जोखिम में हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बुधवार को कहा कि तत्काल बिजली संकट भले ही टल गया हो, लेकिन भारत के कोयले से चलने वाले लगभग 10वें थर्मल पावर प्लांट अनियमित कोयले की आपूर्ति और आयातित कोयले की ऊंची कीमतों के कारण बंद और आउटेज के खतरे में हैं। बारिश के कारण खनन कार्यों में बाधा आने के कारण घरेलू कोयले की आपूर्ति अनियमित रही है, जबकि गैर कोकिंग कोयले के आयात में 20% से अधिक की गिरावट आई है। नतीजतन बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक औसतन 5 दिनों की आपूर्ति तक कम हो गया है। क्रिसिल रेटिंग के निदेशक अंकित ठाकुर को उम्मीद है कि वैश्विक कोयले की कीमतें और घरेलू नीलामी प्रीमियम कुछ महीनों में ऊंचे बने रहेंगे, जिससे कुल 209 गीगावाट कोयला आधारित क्षमता में से लगभग 20 गीगावाट निजी बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक होगी। श्री हकू ने कहा कि इनमें से अधिकांश संयंत्रों में ईंधन आपूर्ति समझौते नहीं हैं और उपयोगिताओं को बेची जाने वाली बिजली के लिए प्रतिबद्ध टैरिफ के साथ खुले बाजार या कोयले के आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसलिए यदि ये जेनकोस इन ऊंचे मौजूदा कोयले की कीमतों पर परिचालन जारी रखते हैं तो इससे परिचालन घाटा हो सकता है और इस प्रकार कोयले की कीमतें शांत होने तक ये क्षमताएं बंद हो सकती हैं। पूर्व महामारी 2019-20 में इसी अवधि की तुलना में जुलाई से सितंबर तिमाही में बिजली की मांग में लगभग 9% की वृद्धि हुई है, लेकिन इस वर्ष पनबिजली और परमाणु ऊर्जा उत्पादन कम होने के कारण तापीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता असमान रूप से बढ़ी है। क्रिसिल के सहयोगी निदेशक रोहन कुलश्रेष्ठ ने कहा कि ईंधन आपूर्ति समझौते वाली इकाइयों में भी कोयले की आपूर्ति उनकी वर्तमान पीढ़ी के लिए पर्याप्त हो सकती है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ऑटो डीलर सीक लॉ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओईएम एग्जिट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ऑटो डीलरों ने ओईएम से बाहर निकलने से बचाने के लिए कानून की मांग की। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA ने बुधवार को सरकार से ऑटोमोबाइल डीलरों के हितों की रक्षा के लिए एक कानून लाने का आग्रह किया है। यह कई विदेशी वाहन निर्माताओं की पृष्ठभूमि में आता है, जैसे कि जनरल मोटर्स और फोर्ड पिछले 4 वर्षों में भारत से बाहर निकल रहे हैं। फाडा के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी ने संवाददाताओं से कहा कि भारत में अधिकांश डीलरशिप MSME हैं और OEM के साथ उनकी संविदात्मक व्यवस्था जो कि बड़े निगम हैं, डीलरों की सौदेबाजी की शक्ति की कमी के कारण ऐतिहासिक रूप से OEM के पक्ष में झुकी हुई हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वही OEM कई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में अपने डीलरों को बेहतर अनुबंध प्रदान कर भारतीय समझौतों की तुलना में विदेशों में समझौतों में अक्सर समाप्ति, क्षतिपूर्ति
और पुनर्खरीद दायित्वों पर अधिक संतुलित और व्यापक खंड होते हैं, जबकि डीलरों को अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में मौजूदा कानूनी व्यवस्था डीलरों की इन विशिष्ट चिंताओं को दूर करने के लिए अपर्याप्त है, जबकि ओईएम डीलर समझौते भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत शासित होते हैं। कानून में हमारे लिए कोई स्पष्ट समाधान नहीं है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एल्यूमिनियम सेक्टर टेक्स कोल सप्लाई इशू टू पीएमओ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम सेक्टर ने कोयला आपूर्ति का मामला पीएमओ के पास उठाया। एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सीमित कोयले की आपूर्ति के कारण उद्योग की अनिश्चित स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया है। 10 लाख से अधिक नौकरियों के नुकसान चेतावनी भी दी है। 26 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में एसोसिएशन ने कहा कि कोयला आपूर्ति और रे के रुकने या कटौती के कारण मौजूदा कमी ने घरेलू एल्यूमीनियम उद्योग के अस्तित्व को 1 मिलियन से अधिक आजीविका और लगभग 5,000 एसएमई के नुकसान के जोखिम के साथ खतरे में डाल दिया है। 21 अगस्त से उद्योग को आवश्यक कोयले की आपूर्ति का केवल 50% ही मिल रहा है, जो वर्तमान में घटकर 10% हो गया है। उद्योग के पास केवल 1.5 से 3 दिनों का कोयला स्टॉक है और स्टॉक आउट होने के कगार पर है। प्रतिनिधि इकाई ने कहा कि अगर कोयले की कमी को तुरंत दूर नहीं किया जाता है तो इसे एल्यूमीनियम उद्योग और संबद्ध एसएमई का पतन हो सकता है। यह कहते हुए कि इससे उच्च आयात के कारण 90,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा नुकसान होगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है अडानीज टू एग्जिट फ्रॉम म्यांमार इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अडानी म्यांमार के निवेश से बाहर निकलेंगे। गुजरात स्थित अडानी समूह ने कहा कि उसने अगले साल तक म्यांमार में अपने निवेश से बाहर निकलने का फैसला किया है। समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एपीईजेड ने अपने तिमाही नतीजों में यह घोषणा की है। फर्म ने कहा कि बोर्ड ने म्यांमार में कंपनी के निवेश से बाहर निकलने की योजना पर सक्रिय रूप से काम करने का फैसला किया है, जिसमें विनिवेश के अवसर मार्च-जून 2022 तक समाप्त होने की संभावना है शामिल है। निर्णय के लिए फर्म द्वारा कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। एपीएसईजेड ने अब तक यानून क्षेत्र के अहलोन पोर्ट में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल में $151 मिलियन का निवेश किया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है केवी कामत अपॉइंटेड एज NABFID चेयरपर्सन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केवी कामत को NABFID का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरकार ने अनुभवी बैंकर केवी कामत को 20,000 करोड़ रुपए के नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले प्रमुख श्री कामत ने पिछले साल अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है नॉट एन ओल्ड मैन डिजीज इन पुअरर नेशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। गरीब देशों में बूढ़े आदमियों की बीमारी अधिक नहीं है। विश्व बैंक नीति अनुसंधान पत्र ने 64 देशों के लिए किए गए आधिकारिक कोविड-19 मृत्यु गणना का उपयोग करके पाया है कि महामारी से संबंधित मौतों का एक उच्च हिस्सा मध्यम आय वाले देशों में वृद्ध आबादी की तुलना में उच्च आय वाले युवा आबादी के 2020 के आंकड़ों की तुलना में कम है। इसमें पाया गया कि उच्च आय वाले देशों में 65 वर्ष से कम आयु के लोगों की 11% मौतें हुई हैं, जबकि 65 वर्ष से कम लोगों की ऊपरी मध्यम आय वाले देशों में 40% से कम मौतें हुई हैं, जबकि मध्यम आय वाले देशों में 54% से कम मौतें हुई हैं। पेपर का तर्क है कि जनसंख्या आयु में अंतर राष्ट्रों की संरचना केवल आंशिक रूप से उत्तर दे सकती है। कोविड-19 और अधिक मृत्यु आयु मृत्यु दर वक्र हैं कम आय वाले देशों में। रिपोर्ट में यह दिखाता है कि संक्रमण दर और संक्रमण मृत्यु दर के आयु पैटर्न में भिन्नता के संयोजन के कारण
मृत्यु दर के विपरीत पैटर्न मिल सकते हैं। तो आगे नीचे आप यहाँ जो चार्ट बनाया गया है, चार्ट में आप देख सकते हैं कि अलग अलग देश जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, फिलीपींस, जॉर्डन, इंडोनेशिया से लेकर के नीदरलैंड, यूएस और स्विट्जरलैंड में मौतों का प्रतिशत हिस्सेदारी क्या है और साथ ही साथ कोविड-19 के कारण जो डेथ हुई हैं उनका प्रतिशतता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी मौतें इन देशों में हुई हैं उन देशों को यहाँ पर हरे और धानी रंग से दिखाया गया है और इसके अतिरिक्त कोविड-19 से जितनी मौतें हुई हैं को लाल रंग से दिखाया गया है। यहाँ पर नीचे लिखा है कि समृद्ध देशों में वृद्ध लोगों की तुलना में यंग लोगों की यानी जवान लोगों की मृत्यु अधिक हुई है, लेकिन गरीब देशों में ये स्थिति नहीं है। यानी कि समृद्ध देशों में वृद्ध लोगों की तुलना में जवान लोगों की मौतें कम हुई हैं, जब गरीब देशों में जवान लोगों की मौतें वृद्ध लोगों की तुलना में। और इसके साथ अगले ग्राफ में आप देख सकते हैं मोर्टेलिटी रेट ऐसे लोगों की यहाँ पे प्रदर्शित की गई है जो कि 45 वर्ष से अधिक के हैं। यहाँ पे ये दिखता है इनकम पर कैपिटा और वायु मोर्टेलिटी ग्रेडियंट दोनों के बीच का रेशियो इस हिसाब से कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने के हिसाब से ऊपर बढ़ता चला गया है। और इसके साथ ही एक असमान वितरण भी दिखाता है जो कि 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 2021 के बीच के डेटा को दिखाता है, जहां पर मध्यम आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय और अति उच्च आय वाले देशों में किस हिसाब से डेथ हुई हैं। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इसे ध्यान समझने और पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज यानी कि 28 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की यहीं पर समाप्ति हो जाती है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।